तो बैरियर इंसुलेटर का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में है क्या, क्या होता है बैरियर इंसुलेटर? लेट्स सी। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बाउंड्री एलिमेंट। तो बेसिकली बैरियर इंसुलेटर या जो बाउंड्री एलिमेंट है, ये एक सिस एक्टिंग रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है। और इसका मेन काम क्या होता है, दैट इट प्रिवेंट्स एक्सटेंशन ऑफ a heterochromatic region into an euchromatic region कहाँ पे? जहाँ पे जंक्शन होता है, एट द जंक्शन बिटवीन टू। इस बात को समझ लेते हैं ज़रा, और इसको समझने के लिए डायग्राम की हेल्प लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। सो क्या हो गया? एक्सटेंड नहीं हो रहा, एक सेकेंड। कोई ना कोई इशू आ ही जाता है। ड्रॉ, इंसर्ट, इंसर्ट में भी पिन। ओके, हाँ अब ठीक है। यस, ये क्या आ गया? अब ये कहाँ से आ गया? तो इसमें ध्यान से देखना है हमको। पहले तो फिर से समझ लेते हैं कि बाउंड्री एलिमेंट है क्या। सिस एक्टिंग रेगुलेटरी सीक्वेंस है, पहली चीज़ ये है। सिस एक्टिंग का मतलब कि सेम क्रोमैटिन पे या सेम क्रोमोसोम पे ये एक्ट करेगा, और इस एलिमेंट की वजह से जो हेटेरोक्रोमैटिन का रीजन है, क्रोमैटिन में हेटेरोक्रोमैटिन का जो रीजन है वो एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। यानी यू क्रोमैटिन का जो रीजन है वो एज सच बना रहेगा, उसमें हेटेरोक्रोमैटिन का रीजन इन्वेड नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर ध्यान दें तो ये जो लिखा हुआ है CHS4, तो CHS4 बेसिकली है क्या? इट इज़ अ वर्टिब्रेट बैरियर इंसुलेटर। मतलब कि रेगुलेटरी सीक्वेंस है ये, इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इतना पोर्शन जो है वो, ये बैरियर इंसुलेटर का एग्जाम्पल, इसको आप समझ लीजिए ये है। तो इसमें होता क्या है कि अगर हम बात करें स्पेशली यू क्रोमैटिन की, तो यू क्रोमैटिन में हमने आपको ये पॉइंट्स ऑलरेडी बता रखे हैं कि किस तरीके से
यूक्रोमेटिन में हिस्टोन H3 का एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन H3 के 79 का होता था। इस पॉइंट को यहाँ पे जिक्र करना भी वापस से ज़रूरी है। इसके अलावा एक चीज़ और हमको जाननी है यूक्रोमेटिन के बारे में, वो क्या है? इतना तो हमको मालूम है कि यूक्रोमेटिन में ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव इलाका होता है। यूक्रोमेटिन में जो डीएनए होता है, इट इज मोर एक्सेसिबल टू न्यूक्लियेजेस, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे ज़्यादा ओपन है, तो इसलिए न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा इजीली डीएनए को एक्सेस कर पाएंगे। दूसरी जो बात है यूक्रोमेटिन की, वो ये है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं, ये इसी को हम इंडिकेट कर दें लाइक दिस एंड दिस, तो these न्यूक्लियोसोम्स आर irregularly placed, यानी कि कहीं पे ये गैप ज़्यादा हो सकता है, कहीं कम हो सकता है। तो इस तरीके से न्यूक्लियोसोम्स इरेगुलरली स्पेस्ड होते हैं। और इन न्यूक्लियस, ये इस यूक्रोमेटिन में एक ख़ास बात होती है कि यहाँ पे न्यूक्लियस हाइपर सेंसिटिव साइट्स होती हैं। तो न्यूक्लियस हाइपर सेंसिटिव साइट का मतलब क्या हो गया कि ऐसी साइट्स जहाँ पे न्यूक्लियसेस ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एक्ट कर सकते हैं। तो यूक्रोमेटिन में एक पॉइंट और हम ऐड कर देंगे यहाँ पे कि यूक्रोमेटिन हैज़ न्यूक्लियस हाइपर सेंसिटिव साइट्स। और ये एक इसको हम क्या कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस हाइपर सेंसिटिव साइट्स होती हैं, ये हेटेरोक्रोमेटिन में नहीं पाई जाएंगी, यूक्रोमेटिन में ही पाई जाएंगी। अब वो जो पॉइंट हमने आपको बताया था कि यूक्रोमेटिन में बेसिकली क्या होता है, ऑल्दो उसको रिवाइज कर लेना ज़्यादा सही था, लेकिन फिर भी बता देते हैं। यूक्रोमेटिन जो होता है, इसमें हाई लेवल होता है, हाई लेवल ऑफ एसिटाइलेशन एंड मिथाइलेशन। और ये एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन कहाँ कहाँ पे होता है? H3K4 और H3K79, ये भी बात हम लोग कर चुके थे। अब वापस से आते हैं जरा, जो हमने बैरियर इंसुलेटर का एग्जांपल यहाँ पे लिया है CHS4। तो ये जो CHS4 है, इसकी ये जो पोजीशन होती है, ये मार्क्ड होती है अलग अलग सेल टाइप्स में। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो इलाका है एक्चुअली में, यही जो है वो न्यूक्लियस हाइपर सेंसिटिव साइट की तरह एक्ट करता है। और इस इलाके में ही यूक्रोमेटिन स्पेसिफिक जो हिस्टोन्स होती, जो हिस्टोन मॉडिफिकेशन होता है, वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो क्या पॉइंट यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, अगर ऐड करना चाहें, कि ये जो बैरियर इंसुलेटर की साइट है, इस साइट के बारे में अगर हम पॉइंट्स नोट करना चाहें, तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात ये है कि बैरियर इंसुलेटर की साइट जो होती है, साइट इज वेल मार्क्ड, पहली चीज़। और ये साइट एक्चुअली क्या है, इट इज़ अ न्यूक्लियस हाइपर सेंसिटिव साइट। और तीसरा पॉइंट बैरियर इंसुलेटर का क्या है कि यहाँ पे वेरी हाई यूक्रोमेटिन स्पेसिफिक
हिस्टोन मॉडिफिकेशन इज प्रेजेंट। और ये हिस्टोन मॉडिफिकेशन हमने यहाँ पे बता दिया, ये एसिटाइलेशन मेथाइलेशन जो भी है, कहो तो यहाँ फिर लिख दें, लेकिन बार बार वही चीज़, एसिटाइलेशन मिथाइलेशन। ठीक है, तो इतनी बातें हमको समझ में आ गई। ये हेट्रोक्रोमेटिन का इलाका है, ये यूक्रोमेटिन का इलाका है, ये इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री है वो है जहाँ पे बैरियर इंसुलेटर पाया जा रहा है। CHS4 वर्टिब्रेट बैरियर इंसुलेटर का एक एग्जाम्पल है। यूक्रोमेटिन के डीएनए की हमने ख़ास बातें देख ली कि न्यूक्लियस ज़्यादा एक्सेसिबल है क्योंकि दूर दूर है न्यूक्लियोसोम्स, इरेगुलरली प्लेस्ड हैं। और इन यूक्रोमेटिन या जो बैरियर इंसुलेटर की जो साइट होती है, ये एक न्यूक्लियस हाइपर सेंसिटिव साइट है। यहाँ पे हिस्टोन का मॉडिफिकेशन बहुत हाई लेवल पे होता है। अब होता क्या है, आगे की कहानी देखते हैं। देखिए, इस बैरियर इंसुलेटर साइट से ये USF1 और USF2, ये क्या है, ये दोनों की दोनों जो हैं बेसिकली दे आर DNA स्पेसिफिक सॉरी DNA स्पेसिफिक से तो मज़ा नहीं आएगा, सीक्वेंस स्पेसिफिक DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो आ रहा है समझ में। तो अब USF1 और USF2 ये सीक्वेंस स्पेसिफिक DNA बाइंडिंग प्रोटीन है, तो ये कहाँ बाइंड करेंगी, बैरियर इंसुलेटर साइट पे, यानी कि CHS4 पे। तो ये यहाँ पे हमको नज़र आ रहा है, USF1 और USF2 यहाँ पे बाइंड कर गई। इनकी बाइंडिंग की वजह से, USF1 और USF2 की बाइंडिंग की वजह से दो एंजाइम्स रिक्रूट होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बाइंडिंग of USF1 and 2 recruits HATs and HMTs। अब ये HATs और HMTs बेसिकली क्या हैं, तो इसके बारे में जान लीजिए। HAT जो होता है, इसका मतलब होता है हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज, ये एक एंजाइम है। और HMT क्या है, हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफेरेज। ठीक है, तो इसका मतलब कि एक एंजाइम जो है वो एसिटाइलेशन कराएगा हिस्टोन का, हैट वाला, और HMT जो है वो हिस्टोन का मिथाइलेशन करा देगा। तो इस तरीके से जो USF1 USF2 प्रोटीन जो हैं, अच्छा हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे ये जानना है, ये तो मॉडिफिकेशन कराएंगे दोनों एंजाइम्स, हैट्स और HMTs हिस्टोन का मॉडिफिकेशन कराएंगे। अगर USF1 USF2 रिक्रूट नहीं होती हैं, बाइंड नहीं करती हैं इस सेगमेंट से, HS4 से, तो इन दोनों एंजाइम्स का रिक्रूटमेंट नहीं होगा। इसका मतलब कि हिस्टोन का मॉडिफिकेशन नहीं होगा। तो अगर कभी CHS4 में म्यूटेशन हो जाए तो उससे क्या हो जाएगा, जो बैरियर एक्टिविटी है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, है ना। अब बैरियर एक्टिविटी एक्चुअली कर क्या रही है, बस आप ये समझ लीजिए, सारा खेल हिस्टोन मॉडिफिकेशन का है। यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है पॉइंट कि बैरियर इंसुलेटर्स चेंज द लोकल बैलेंस बाय रिक्रूटिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूक्रोमैटिन प्रोमोटिंग एंजाइम्स, हैट्स, HMTs एंड ATP डिपेंडेंट क्रोमैटिन रीमॉडलिंग एंजाइम्स। क्रोमैटिन रीमॉडलिंग हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इस पॉइंट को क्लियरली समझने के लिए हम आपको दो और पॉइंट्स यहाँ पे बता रहे हैं कि CHS4 बैरियर इंसुलेटर साइट है, ये क्या मीडिएट कर रहा है,
तो CHS4 मीडिएटेड एसिटाइलेशन एंड H3K4 मिथाइलेशन, ये दोनों काम, यानी कि एसिटाइलेशन और H3K4 का मिथाइलेशन, ये कौन मीडिएट कर रहा है? एक्चुअली में CHS4 या बैरियर इंसुलेटर साइट जो है। और मिथाइलेशन कहाँ पे हो रहा है या एसिटाइलेशन? न्यूक्लियोसोम्स पे। तो न्यूक्लियोसोम्स, इससे होगा क्या? इट लीड्स टू prevention of H3K9 मिथाइलेशन। देखो यहां पे क्या हो रहा है, H3K4 में मिथाइलेशन हो रहा है, इसकी वजह से H3K9 का जो मिथाइलेशन है वो प्रिवेंट हो जाएगा। जब ये प्रिवेंट होगा, यानी कि हिस्टोन 3 जो है उसके K9 पे मिथाइलेशन नहीं हो पाएगा, तो इससे क्या होगा? नो बाइंडिंग ऑफ HP1, और इससे क्या होगा? नो स्प्रेड ऑफ हेटेरोक्रोमैटिक रीजन। अभी शायद अच्छे से समझ में ना आया हो, अगर पिछला आपको याद होता तो अच्छे से समझ में आ गया होता। वैसे हम क्यों कह रहे हैं कि अच्छे से समझ में ना आया हो सकता है ही क्या हो। क्या आ गया समझ में? अगर नहीं आया तो बताएं, कोई हाँ हो बोले, ना भी बोल सकता है। आ गया? एक बार फिर से कहानी हम बता दे रहे हैं। देखो एक्चुअली में जब हमने हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन बताया था, तो आपको याद होना चाहिए उसमें हमने ये बताया था कि जो यूक्रोमैटिक रीजन होता है वहां पे हिस्टोन का एसिटाइलेशन और मेथाइलेशन होता है, H3K4 H3K79। लेकिन जो हेटेरोक्रोमैटिन रीजन था वहां पे डी एसिटाइलेशन होता है पहले, और फिर मेथाइलेशन होता है H3K9 पे। यानी कि कहने का मतलब कि अगर H3K9 वाले इलाके में मिथाइलेशन हो जाएगा तो वो इलाका बेसिकली हेटेरोक्रोमैटिक रीजन का हो जाएगा, क्योंकि जैसे इसका मिथाइलेशन होगा HP1 या हेटेरोक्रोमैटिक प्रोटीन 1 जो है वो जाके बाइंड कर जाएगी, तो जिसकी वजह से एक्सेस बाकी के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और दुनिया भर की जो जीन एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व प्रोटीन्स हैं वो एक्सेस नहीं पाएंगे उस इलाके ऑफ क्रोमैटिन का, तो इसलिए वो हेट्रोक्रोमैटिन। अब यहाँ क्या हो रहा है कि CHS4 की वजह से हैट और HMT दोनों एंजाइम रिक्रूट हो रहे हैं जो कि एसिटाइलेशन कर दे रहे हैं और H3K4 का मिथाइलेशन कर दे रहे हैं, तो इससे H3K9 का मिथाइलेशन नहीं हो पा रहा है, HP1 प्रोटीन नहीं बाइंड कर पा रही है, और इस वजह से हेट्रोक्रोमैटिन रीजन जो है वो स्प्रेड नहीं हो पा रहा है। कुछ एडिशनल पॉइंट यहाँ पे हम और लिख दें अगर, तो बाद में भी ये चीज़ याद रहेगी और क्लियर रहेगा। पहला पॉइंट इसमें ये है कि जो HP1 है, यानी कि हेटेरोक्रोमैटिक या क्रोमैटिन प्रोटीन 1, ये किससे बाइंड करती है? इट बाइंड्स टू मेथाइलेटेड K9, यानी कि लाइसिन रेसिड्यू ऑफ हिस्टोन H3। तो इस तरीके को हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? H3K9Me, यानी कि मिथाइलेटेड। और इससे क्या होता है, ये जो मिथाइलेटेड H3K9 है इसका मतलब क्या है? इट इज एन established marker of
ट्रांसक्रिप्शनली रिप्रेस्ड स्टेट ऑफ क्रोमैटिन, यानी कि बेसिकली हेटेरोक्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन का मार्कर है। तो अगर H3K9 मिथाइलेटेड है तो बस आप समझ लें कि वो इलाका हेटेरोक्रोमैटिन है, बन गया। अच्छा, एक पॉइंट और नोट में हम बढ़ा दें तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। H3K9, ऊपर देखिए हमने क्या लिखा, यही लिखा है, H3K9 का मिथाइलेशन हो रहा है। अगर H3K9AC लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका एसिटाइलेशन हुआ है। तो एसिटाइलेशन हुआ है तो जाहिर सी बात है मिथाइलेशन हटा होगा, मिथाइल ग्रुप हट गया होगा, एसिटाइल ग्रुप लग गया होगा वहां पे, तो H3K9 का एसिटाइलेशन हो गया। ये क्या है बेसिकली? इट इज एन एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ H3। एक पॉइंट, एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि डीएनए के सीक्वेंस में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, या जीन के सीक्वेंस में उसके अगल बगल दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ भी होता रहे, दैट विल बी कॉल्ड एज एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो H3 का हो रहा है, हिस्टोन का हो रहा है, जाहिर सी बात है जीन का तो कोई मॉडिफिकेशन हो नहीं रहा है। अब इससे क्या होता है, खैर इससे जो भी होता हो, H3K9 क्या करता है ये जान लीजिए। H3K9 इट हैज़ टू जॉब्स, इसके दो काम हैं, और दोनों काम हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। पहला काम इसका ये है H3K9 का कि जीन्स गेट turned on if it is acetylated, और दूसरा genes are silenced if it is methylated। बस ये चीज़ याद रखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो H3K9 अगर एसिटाइलेटेड है तो जीन जो है वो फंक्शन करेगी अपना, और अगर ये मेथाइलेटेड है तो जीन साइलेंस हो जाएगी। तो जब ये एसिटाइलेटेड है तो यूक्रोमेटिन, और मिथाइलेटेड है तो हेट्रोक्रोमेटिन। क्या ये समझ में आ गया बैरियर इंसुलेटर का कॉन्सेप्ट? जी सर। ओके, अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की। तो वैसे तो हम इसको दे देते होमवर्क के लिए, लेकिन अब चलो पढ़ ही लो। अब बात करेंगे पॉलीटीन क्रोमोसोम्स की। 11th-12th से पढ़ते चले आ रहे हैं सब, कुछ खास बातें मिलेंगी इसमें, देखते हैं क्या है। पॉलीटीन क्रोमोसोम, इसको हम और क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज जायंट क्रोमोसोम। किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाय बाल्बियानी। बाल्बियानी कब इन्होंने डिस्कवर किया था? 1881 में। कहाँ डिस्कवर किया था? इन सेलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ कायरोनोमस लार्वा, इंसेक्ट है ये। जो टर्म है पॉलीटीन, ये किसने दिया था? इट वॉज प्रपोज्ड बाय कॉलर। कॉलर, बेसिकली ये पॉलीटीन क्रोमोसोम्स होते क्या हैं? तो पॉलीटीन क्रोमोसोम जो हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड इंटरफेज क्रोमोसोम्स, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन
सबसे पहली बात यह है कि इंसेक्ट्स में, तो लेट्स चेंज द कलर, इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स में भी स्पेशली इन डिप्टेरा, डिप्टेरा जो ऑर्डर है इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रोटिस्ट्स में भी ये पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, मैमल्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। अब जहां पाए जाते हैं वहां इनका काम क्या है? तो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, cells containing these chromosomes are क्या? They are involved in intense secretory function। तो जाहिर सी बात है सिक्रीट करेंगी कुछ ना कुछ सब्सटेंस, और उस सब्सटेंस के सिंथेसिस होने के लिए ज़्यादा मात्रा में जीन का ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट ज़्यादा होगा तो फिर ज़्यादा प्रोटीन बनेगी और ज़्यादा सिक्रीशन होगा। तो ये मेन पॉइंट ये है कि अगर पॉलीटीन क्रोमोसोम किसी सेल में पाया जा रहा है तो इसका मतलब कि इंटेंस सेक्रेटरी एक्टिविटी उसकी होगी। अब ये जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स में एक स्पेशल टाइप, आखिर कैसे इन सेल्स में पॉलीटीन टाइप का क्रोमोसोम बन जाता है? क्या हमने डायग्राम शेयर किया? नहीं किया, अभी कर देते हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम क्यों बन जाता है? क्योंकि दे परफॉर्म, ये जो सेल्स होती हैं दे परफॉर्म एंडोमाइटोसिस। नॉर्मल माइटोसिस की जगह एंडोमाइटोसिस परफॉर्म करती हैं। एंडोमाइटोसिस में बेसिकली क्या होता है? रिपीटेड राउंड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेल डिवीजन या साइटोकाइनेसिस जिसको हम कह रहे हैं। तो डीएनए रेप्लिकेट करता रहता है, सेल डिवाइड करती नहीं है, अंदर ही अंदर माइटोसिस बार बार चलती रहती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? एंडोमाइटोसिस में केवल 2 पीरियड्स होते हैं, यानी कि ओनली 2 पीरियड्स। और वो 2 पीरियड्स कौन कौन से हैं? सिंथेटिक और इंटर सिंथेटिक। तो सिंथेटिक में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, और उसके बाद अगले सिंथेटिक और पहले सिंथेटिक के बीच का जो पीरियड होगा उसको इंटर सिंथेटिक कह देंगे। डॉटर क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो सेपरेट नहीं करते हैं, यानी सिंपली इसको भी ऐड कर दें, डॉटर क्रोमेटिड्स डू नॉट सेग्रीगेट, अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही में जुड़े रहते हैं। बस इतना लिख दिए हैं तो वो तो समझ में आ ही गया कि एक ही में जुड़े रहते हैं। और अगली खास बात एंडोमाइटोसिस की ये है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियोलस है ये इंटैक्ट बने रहते हैं, रिमेन इंटैक्ट, ये डिसअपियर नहीं होते हैं ड्यूरिंग कॉन्जिक्यूटिव डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन होता रहे सो कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनी रहेगी और न्यूक्लियोलस भी बना रहेगा। अब पॉलीटीन क्रोमोसोम के और पॉइंट्स जानने से पहले उसका चले हम डायग्राम देख लें तो कुछ क्लियर हो। इसको हटा देते हैं यहाँ से, इंसर्ट पिक्चर, कहाँ गया? वो देखो कहाँ चला गया। यहाँ पे देना है हमको डायग्राम, यहाँ पे। फिर वहीं चला गया, हद हो रही है तो।
हाँ अब आया इधर। ये और ये, वैसे तो को बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो समझ में आ ही जाएगा। एक और अच्छा डायग्राम हमने सेव किया है, एक मिनट देख ले रहे हैं। हाँ ये वाला, ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा बड़ा भी है। और एक और यहाँ पे नीचे, ये वाला भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, इससे नहीं इस वाले से एक्सप्लेन करते हैं। इसमें अगर ध्यान से देखें तो हमको क्या नज़र आ रहा है? यस, सबसे पहली बात यह है कि ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे स्टडी किया है? ड्रोसोफिला के लार्वी में सबसे मोस्ट स्टडीड है यहाँ पे। अब इसमें होता क्या है कि डीएनए रेप्लिकेशन लगातार होता चला जा रहा है। अब जो नए क्रोमैटिड्स फॉर्म हो रहे हैं वो एक स्पेसिफिक पॉइंट से जुड़े रहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? क्रोमोसेंटर। और अगर हम देखें तो इसमें क्रोमोसोम 2 राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, क्रोमोसोम 3, क्रोमोसोम 4, मतलब इसी में एक्सटेंशन होता चला जा रहा है। यहाँ पे ये इतना इलाका जो है स्पेशली मेंशन किया गया है दिखाने के लिए, इट इज़ द रीजन वेयर द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड। अब यहाँ पे ये सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट पूरा जो है अलग हो जाएगा, ये पूरा क्रोमोसोम का जो आर्म है ये अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, नई क्रोमोसोम आर्म जो है वो तैयार हो जाएगी। अगर इसको हम थोड़ा और ध्यान से देखें नीचे वाले डायग्राम में यहाँ पे, तो एक स्पेसिफिक सेगमेंट जब इसका लिया जाता है पॉलीटीन क्रोमोसोम का, तो इसमें हमको डार्क बैंड्स दिखते हैं और बीच में जो लाइटर कलर के वो इंटर बैंड्स नज़र आते हैं। ये लाइट माइक्रोस्कोप में ये नज़र आ जाता है ऐसे। इसके अलावा इसमें क्रोमोसोम पफ, ये वाला जो पूरा ये इलाका दिख रहा है ये पफ जैसा निकला हुआ है, क्रोमोसोम पफ ये नज़र आता है, जिसके अंदर इंटेंस ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिविटी होती रहती है, यानी कि एमआरएनए की सिंथेसिस चलती रहती है। इस क्रोमोसोम पफ को हम और क्या कहते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज बाल्बियानी रिंग। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि बाल्बियानी रिंग जो होते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम में वो क्या होता है। तो वहाँ ट्रांसक्रिप्शन चलता रहता है, खूब सारा एमआरएनए जो है वो बनता रहता है। अच्छा, डार्क बैंड और इंटर बैंड में ज़रा हम एक बार फिर से आ जाएं, तो डार्क बैंड में अगर आप ध्यान दें तो लगभग, स्पेशली अगर हम ड्रोसोफिला की ही बात कर लें, तो ड्रोसोफिला में 95% जो डीएनए है पॉलीटीन क्रोमोसोम का वो डार्क बैंड वाले ही इलाके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो डार्क बैंड कॉन्स्टिट्यूट्स लगभग 95% ऑफ टोटल डीएनए, और जाहिर सी बात है इंटर बैंड में 5% बचा टोटल डीएनए। लेकिन एक बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि चाहे डार्क बैंड हो चाहे इंटर बैंड हो, इन दोनों में ही जीन्स मौजूद होती हैं। तो वो हेट्रो और यू वाला ना समझ लीजिएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों जगह जीन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अगर स्पेशली हम ड्रोसोफिला की बात करें तो ड्रोसोफिला में कितने डार्क बैंड कितने इंटर बैंड, तो ये भी लिख लेते हैं कि इन ड्रोसोफिला 5000 डार्क बैंड्स और इतने ही इंटर बैंड्स जो कि लाइट कलर के होते हैं। ठीक है,
क्रोमोसोम पफ या बाल्बियानी रिंग का हमने फंक्शन बता दिया। यहाँ पे क्या है, ये वो इलाका है, अगर इसको हम मेंशन ही कर दें इसको पॉइंट में, तो बाल्बियानी रिंग वो इलाका होता है जहाँ पे क्रोमैटिन जो है वो अनवाइंड हो जा रहा है, आप देख लें खुल जा रहा है, और इस खुलने की वजह से पफी अपीयरेंस इसका नज़र आ रहा है, और यहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस लगातार हो रही है। सो लेट मी राइट दिस पॉइंट। तो इट इज़ द रीजन where chromatin fibers unwind और दूसरी बात क्या है कि in this region RNA synthesis takes place। हमको याद है ये क्वेश्चन आया था जब हमने ये वाला एग्ज़ाम दिया था, जो जॉब हम कर रहे हैं अभी, तो अच्छी बात है। तो ये कहानी है किसकी, पॉलीटीन क्रोमोसोम की। ठीक है, अब अगली कहानी, बस यही मेन पॉइंट्स थे, इतना याद रहेगा तो सफिशिएंट है। अगली बात करते हैं हम, और अगली बात करने से पहले हम सोच रहे हैं एक आध दो डायग्राम यहाँ पे और ऐड कर दें, इफ देयर इज़ अ स्पेस। H3K9, यस, यहाँ पे हमको स्पेस मिला। एक सेकेंड, इंसर्ट K79, अच्छा ठीक है, देखने के लिए तो ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक और डायग्राम ऐड कर दे रहे हैं, बस मेथाइलेशन वो डायग्रामेटिकली याद रहे इस वजह से हम डायग्राम्स यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, और कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। पिक्टोग्राफिक रहता है तो याद करने में आसानी होती है। H3K4 मिथाइलेशन यहाँ पे हमने लिखा भी है, और यहाँ पे हमने इसका डायग्राम शेयर कर दिया। इसको थोड़ा सा, ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं अगले क्रोमोसोम टाइप पे, और वो है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। तो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम को तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। क्या इसमें कुछ और पॉइंट्स मेंशन करने की ज़रूरत है? कहाँ खोजा गया था सबसे पहले लैम्प ब्रश क्रोमोसोम? हाँ, एम्फीबियंस की वो साइट में सैलेमेंडर ही था। कौन खोजा था? फ्लेमिंग। कब खोजे थे? पता नहीं। अरे यही इसी के एक साल बाद, जब बाल्बियानी खोजा गया 1881 में, तो 1882 में वो खोज दिए कि हम भी खोजेंगे कुछ नया। तो क्या लैम्प ब्रश क्रोमोसोम पढ़ चुके हो तुम लोग एंटोमोलॉजी में? नहीं सर। तो बता दें, हाँ बता देंगे जब यहाँ पे आया है तो पहले हम डायग्राम से इसको समझ लेते हैं, और डायग्राम में ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो ऐड कर देंगे। ये एक्सपेंड कर देते हैं, स्पेस मिल जाएगा सफिशिएंट। ठीक है, तो जो जनरल पॉइंट्स हैं उसको भी हम देख लें, यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर देंगे उसको, और बाकी स्पेसिफिक पॉइंट देखते हैं।
पहली बात ये है कि लैम्ब्रश क्रोमोसोम जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली बहुत एक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, और डिस्कवर कहाँ किया गया था, इन 1882 बाय फ्लेमिंग इन एम्फीबियन oocyte। ठीक है, सैलमेंडर ही रहा होगा। और कई सारे एनिमल्स के oocyte में पाया जाता है, लेकिन ये मैमेलियन oocyte में नहीं पाया जाता है। तो ये बात ध्यान रखना भैया, एब्सेंट इन मैमेलियन oocyte, क्योंकि इस तरह के कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, एक्चुअली में ये किस स्टेज में बनता है, बताएगा कोई? नहीं मालूम ना? मियोसिस, प्रोफेज पता नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, प्रोफेज में भी, स्पेशली डिप्लोटीन स्टेज में। डिप्लोटी हाँ, तो इसको हम ये कह देते हैं, इट इज हाईली डीकंडेंस्ड डिप्लोटीन क्रोमोसोम, सिंपल, इसमें ये डिफाइन हो गया। तो ऑल्दो डिप्लोटीन स्टेज में है, जो कि प्रोफेज की सब स्टेज होती है, लेकिन और हम जानते हैं कि प्रोफेज में क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होके क्रोमोसोम तैयार होता है, लेकिन ये क्या है, डीकंडेंस्ड, ये टर्म याद रखिएगा। डीकंडेंस्ड ये इसलिए होता है क्योंकि oocyte, स्पेशली एम्फीबियन oocyte जो है वो डिप्लोटीन स्टेज में काफ़ी समय तक सरवाइव कर सकती हैं, डेज टू मंथ उसी स्टेज में पड़ी रह सकती हैं। उस दौरान सर्वाइवल के लिए जाहिर सी बात है जीन्स को एक्सप्रेस कराना पड़ेगा। अगर पूरा कंडेंस होके पड़ा रहेगा क्रोमोसोम के फॉर्म में, तो जीन्स एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे अपने आप को। तो इसलिए ये डीकंडेंस हो जाता है, और जब डीकंडेंस हो जाता है तो जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, करो सर्वाइव, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा, ये बात हो गई। oogenesis के दौरान जो भी रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसक्रिप्शन की, उसके लिए ये असिस्ट करता है। अगर हम एवियन लैम्ब्रश क्रोमोसोम की बात करें, यानी कि इन बर्ड्स, बर्ड्स में ये जो मेटाफेज क्रोमोसोम है उसके कंपैरिजन में 20 से 30 गुना लंबा हो जाता है। तो 20 टू 30 टाइम्स लॉन्गर देन मेटाफेज क्रोमोसोम। मेटाफेज में तो सबसे ज़्यादा कंडेंस्ड रहता है, फैक्ट है ये। अच्छा, ये जो डीकंडेंस्ड डिप्लोटीन क्रोमोसोम हम इसको कह रहे हैं, तो बेसिकली ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है, एक्चुअली में यहाँ पे डायग्राम में भी समझ में आ रहा होगा कि इट इज प्रेजेंट एज बाईवेलेंट, बाईवेलेंट के ही फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो बाईवेलेंट में कितने क्रोमेटिड्स होते हैं भैया? 2 बाय 4 हाँ, मैटरनल क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड और पैटर्नल के 2 क्रोमेटिड। तो बाईवेलेंट में हमेशा 4 क्रोमेटिड होते हैं, ध्यान रखना भाई। तो प्रेजेंट एज बाईवेलेंट, और ये जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं ये कैसे हेल्ड हैं एक दूसरे से, ध्यान दीजिए। ये ये सब क्या है? कास्मेटा, ठीक है। ये भी जहां जहां क्रॉस दिख रहा है हमको, ये सब कास्मेटा है। तो ये दोनों क्रोमोसोम्स को होल्ड करके रखता है।
अब इसमें क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर दिया, इतना इलाका जो है वो बड़ा करके यहाँ पे देख रहे हैं। तो बड़ा जब किया हमने तो हमको दिख रहा है लूप्स, ये क्रोमैटिन के लूप्स नज़र आ रहे हैं, और ये जो गांठें हैं ये क्रोमोमियर जिसको हम कह रहे हैं ये नज़र आ रहे हैं, और इन्हीं गांठों से या बीड्स से ये लूप्स जो है वो एक्सटेंड कर रहे हैं। तो अब ये जो लूप है क्रोमैटिन लूप, इसके भी इर्द गिर्द पूरा जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन ऐसे इसको घेरे रहता है इस तरीके से। तो ये जो येलो वाला है इसको हम अगर कह दें क्रोमैटिन लूप, हाँ, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ये येलो वाला जो है, तो क्रोमैटिन लूप इज surrounded by राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। और ये जो क्रोमोमियर है, क्रोमोमियर बेसिकली है क्या? क्रोमैटिन लूप तो हमको समझ में आ रहा है, क्रोमैटिन थ्रेड है जो एक्सटेंड कर गया है। क्रोमोमियर बेसिकली क्या होता है, कौन सा कलर लें, चलो जौन सा ले रहे हैं। क्रोमोमियर बेसिकली होता ये है, इट इज अ कंडेंस्ड and transcriptionally inactive chromatin। तो ये बात भी ध्यान रखनी है, लूप में ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी होगी, क्रोमोमेयर में नहीं होगी, क्योंकि कंडेंस हो गया तो फिर ट्रांसक्रिप्शन कैसे ये शो करेंगे। ये जो क्रोमोमेयर हैं अगर आप ध्यान से देखें तो इनके बीच में ये जो कनेक्शंस हैं इनको भी एक नाम दे दिया जाता है, बस वो नाम जान लेंगे, यहाँ इंडिकेट कर दे रहे हैं हम इस तरीके से। इसको हम कहते हैं इंटर क्रोमोमेरिक फाइबर्स, फाइबर सिंगल इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो क्रोमोमियर्स हैं ये इंटर क्रोमोमेरिक फाइबर से ही कनेक्टेड रहते हैं, थिन फाइबर्स होते हैं बेसिकली। और ये जो होते हैं ये बेसिकली क्या है, ये डीकंडेंस्ड हैं, उसी में से क्रोमोमियर में से ही कुछ हिस्सा डीकंडेंस होके इंटर क्रोमोमेरिक फाइबर बना लेता है। तो ये है क्या, थिन डीकंडेंस्ड क्रोमैटिन थ्रेड। और इनका काम क्या होता है, कनेक्ट टू क्रोमोमियर्स। तो ये भी क्लियर हो गया। और हम देख सकते हैं यहाँ पे कि क्रोमोमियर्स जो है वो ठीक है बहुत इवनली नहीं, अनइवनली ही, लेकिन पूरे क्रोमोसोम के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे क्रोमोसोम एक्सिस के अलोंग। इसको जब देखो अब ये एक सिंगल इकलौता और एनलार्ज किया गया तो यहाँ पे हमको और क्लियर ये लूप स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, और क्रोमोमेयर देख रहे हैं कैसे कंडेंस्ड फॉर्म में ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो एक क्रोमैटिड एक लूप बनाएगा, दूसरा क्रोमैटिड दूसरा लूप बना देगा, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये एक क्रोमोसोम का है, इसी तरीके से दूसरे क्रोमोसोम का होगा, तो टोटल हमारे पास 4 क्रोमैटिड्स जो है वो हो जाएंगे। सो दिस वाज अबाउट लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, नाम है, टर्म है, याद रखना है, ध्यान रखना है केवल, बहुत याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बी क्रोमोसोम, बी क्रोमोसोम, बी क्रोमोसोम का मतलब इसको हम और क्या क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज सुपर न्यूमररी या एक्सेसरी क्रोमोसोम। तो कुल मिला के ये जो बी क्रोमोसोम होते हैं वो कहीं कहीं पाए जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ऐसे लिख दें कि दे आर
presumed to be derived from heterochromatic segments of नॉर्मल क्रोमोसोम्स। जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स का हेट्रोक्रोमेटिक सेगमेंट कभी अलग हो गया, इधर उधर हो गया, उसने वो भी क्रोमोसोम के फॉर्म में ही सेल के अंदर पड़ा रहा, तो उसको बी क्रोमोसोम कह देंगे। और इसीलिए नॉर्मल क्रोमोसोम को ए क्रोमोसोम, तो एब नॉर्मल या उसी से बना हुआ जो है उसको बी क्रोमोसोम कह देते हैं। एक्चुअली में जो बी क्रोमोसोम होता है वो यहीं पे मेंशन कर दें, एंटायरली हेटेरोक्रोमेटिक होता है, यानी कि यू क्रोमेटिन वाला रीजन इसमें होता ही नहीं है, और इसीलिए ये क्या होगा, इट इज जेनेटिकली इनर्ट। तो फिर इसको ये माना गया कि ये बेसिकली सेल्फिश जेनेटिक एलिमेंट्स। अब ये सेल्फिश जेनेटिक एलिमेंट का मतलब ये है, सेल्फिश जीन्स जैसे होती हैं कि वो सिर्फ अपने सर्वाइवल के बारे में सोचती हैं, बाकी जिस ऑर्गेनिज्म में या जिस सेल में पाई जा रही हैं उसको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देती हैं, खुद जिंदा रह जाएं और खुद अगली जनरेशन तक पास हो जाएं, इसी के लिए होती हैं। इसीलिए उनको सेल्फिश जेनेटिक एलिमेंट या सेल्फिश जीन्स कहते हैं। तो बी क्रोमोसोम ऐसा कुछ होता है, स्ट्रक्चर पाया ही जाता है। सेल्फिश जीन का पूरा एक कॉन्सेप्ट है अपने आप में, कहीं इसमें होगा तो देखेंगे, इवोल्यूशन में बेसिकली आता है वो। So this was all, this was all about today's class.